So friends, let's move on to part number 2 of the topic sentence. सेंटेंस के पार्ट नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं और सेंटेंस के पार्ट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सो फ्रैगमेंट का मतलब होता है भाग, राइट। सो फ्रैगमेंट्स ऑफ सेंटेंस, एक सेंटेंस के कितने फ्रैगमेंट होते हैं। अगर हम एक सेंटेंस को तोड़ने की कोशिश करें, अगर फ्रैगमेंट्स में उसको बांटने की कोशिश करें, तो बेसिकली हमारे पास सेंटेंस के फ्रैगमेंट में दो चीज़ें आती हैं, राइट। पहला आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट होता है एंड दूसरा आपका दोस्तों प्रेडिकेट होता है, राइट। तो ये दो चीज़ें आपकी फ्रैगमेंट में आती हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इट्स नॉट अ वेरी लैंग्दी टॉपिक। मैं आपको एक सेंटेंस में एक एग्जांपल के ही तौर पे बता देता हूँ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका क्या होता है। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ दे आर वॉचिंग अ मूवी, राइट। मैंने बोर्ड पे लिखा है दोस्तों दे आर वॉचिंग अ मूवी। इस सेंटेंस में अभी बस हमने करना क्या है, इट इज़ वेरी इजी टास्क। हमने केवल ये देखना है कि इसमें एक्शन क्या हो रहा है। आप देख पाएंगे कि इसके अंदर वॉच करने का काम हो रहा है, दैट इज़ अ वर्ब, राइट। इस काम को किसने किया, इस काम को आपका दे ने किया। सो आपका ये हो गया सब्जेक्ट, राइट। सबसे पहले अगर आपको सब्जेक्ट देखना है तो आपको सब्जेक्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्शन को देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि सभी सेंटेंसेस में एक्शन हो रहा हो। कुछ सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर एक्शन नहीं भी होता, जैसे कि दे आर वेरी पुअर, राइट। तो यहाँ मैंने ये सेंटेंस लिखा है दे आर वेरी पुअर। जब आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज नो एक्शन इन दिस सेंटेंस। इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो जब सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा तो हम सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे। हमने सिंपल क्या करना है, हमें ये देखना है कि जब किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं होता है तो उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कुछ बताया जाता है। तो पहली बात हम ये देखेंगे बताया क्या जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोई भी है, जो भी है वो पुअर है। अब ये बताया किसके बारे में जा रहा है, दिस इज टोल्ड अबाउट दे। सो दे के बारे में बताया जा रहा है, राइट। हमने लिखा कि वो गरीब है, राइट, वे गरीब हैं। सो क्या बताया जा रहा है कि वे गरीब हैं, किसके बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में। वे जो है सब्जेक्ट हो गया, राइट। सो आपका बेसिकली सबसे पहले आपने सब्जेक्ट निकालना है। देन एज सुन एज यू फाइंड द सब्जेक्ट, जैसे ही आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, द रिमेनिंग पार्ट, राइट, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, इधर ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो सारा प्रेडिकेट में आ जाएगा। सो ये आपका प्रेडिकेट है, राइट। Predicate for sentence 1 is are watching a movie. Predicate for sentence 2 is are very poor. यानी आपने केवल सब्जेक्ट को हटाना है, बाकी रिमेनिंग पार्ट को आप प्रेडिकेट कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, दैट इज नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद, हमें उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो चीज ये है कि जरूरी नहीं है द फर्स्ट वर्ड विद विच द सेंटेंस बिगिंस, वो पहला शब्द जिससे सेंटेंस शुरू होता है वो सब्जेक्ट होता है। इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। On the bench stood a boy। ठीक है भाई, ये मैंने सेंटेंस लिखा, ऑन द बेंच स्टूड अ बॉय। तो जरूरी कोई ना है कि इसमें जो वर्ड पहले आ रहा है ऑन वही सब्जेक्ट होगा। हमने क्या करना है, अपने वर्ब को देखना है। काम क्या हो रहा है, स्टैंड करने का। अच्छा, खड़ा होने का काम हो रहा है, बेंच पर लड़का खड़ा था। तो अब यहाँ पर कौन कर रहा है भाई इस काम को, इस काम को आपका बॉय कर रहा है, राइट। तो ये यहाँ आ गया आपका सब्जेक्ट। तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के बिगिनिंग में सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट आपका कहीं भी आ सकता है। वो आपने ये देखना है कि एक्शन क्या हो रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है। जो भी एक्शन वो कर रहा है, जिसके बारे में बताया जा रहा है, आपका वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट निकाल लो, बाकी बचा हुआ पार्ट आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल मैं और लिखता हूँ बोर्ड पर। शिमला was, ये एग्जाम्पल काम नहीं करेगा।
ठीक है भाई, अब हमने इसमें ये समझ लिया कि हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, राइट। अभी हम इसके अलावा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अलावा जो अगली चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं उसको मैं बता देता हूँ आपको। सो नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, फ्रैगमेंट के बाद आपका हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं वो मैं आपको अभी पहले ही डिस्कस मैं कर चुका हूँ। सेंटेंस के जो कंपोनेंट हैं आपके, बेसिकली पहला कंपोनेंट सेंटेंस का आपका सब्जेक्ट हो जाता है, राइट। उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सब्जेक्ट कौन होता है आपका, डूअर होता है। दूसरा कंपोनेंट जो आपका आता है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, राइट। आपका तीसरा आपका आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब जो होती है बेसिकली वो आपकी एक्शन को शो करती है, राइट। ये आपकी एक्शन को शो करती है और इस मेन वर्ब जो होती है उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। जैसे कि हम लिखते हैं गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म आपकी वेंट और थर्ड फॉर्म आपकी गॉन होगी, और गो का मतलब होता है आपका जाना, राइट। सो इस तरीके से आपका बेसिकली ये सेकंड थर्ड फॉर्म हो गई वर्ब की। अब मेन वर्ब जो होती है एक्शन को शो करती है। आपका लास्ट कंपोनेंट जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट भी मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लीमेंट आपके 2 चीज़ों से मिलकर बनता है। आपका ऑब्जेक्ट होता है प्लस में आपका फ्रेज होता है, राइट। कभी कभी किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो केवल फ्रेज होता है, किसी किसी सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट होता है और ना ही फ्रेज होता है, और किसी किसी में दोनों होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे कंपोनेंट हो गए एक सेंटेंस के, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट। अभी मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बिगिनिंग में बताया था, राइट। वो जो स्ट्रक्चर है वो सभी टाइप्स के सेंटेंसेस के लिए अप्लाई नहीं होता है। जैसे मैंने आपको एक बेसिक चीज़ पहले लिख के बताई थी कि सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, और फिर आपका कॉम्प्लीमेंट आता है, राइट। ये मैंने आपको बताया था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये अगर हम पैटर्न ऑफ सेंटेंस की बात करें, यानी सेंटेंस के पैटर्न की अगर हम बात करें, तो ये सभी पैटर्न में नहीं आता है। ये केवल और केवल आपका अफर्मेटिव जो पैटर्न होता है उसमें ये वाला आपका फॉर्मेट लगेगा, राइट। सो जब मैं पैटर्न डिस्कस करूँगा आपके साथ में, तब मैं आपको बताऊँगा कि ये कैसे चेंज होगा आपका ऑर्डर जो है ग्रुप्स का, वर्ड्स का, राइट। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। यानी अब हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कितने टाइप के सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सबसे पहली बात हमारे पास जो पहला सेंटेंस होता है वो हमारे पास होता है एसर्टिव, या फिर जिसको हम डिक्लेरेटिव भी कह देते हैं, ठीक है। एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है, अच्छा पहली बात तो ये कि जो टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, व्हेन वी स्पीक अ सेंटेंस, राइट, जब हम कोई सेंटेंस स्पीक करते हैं या राइट करते हैं, सो बेसिकली क्या होता है कि वी जस्ट एक्सप्रेस आवर मूड विद द थ्रू दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस के जरिए हम अपने मूड को जाहिर करते हैं। तो आपके सेंटेंस के मूड के हिसाब से आपका सेंटेंस या तो एसर्टिव या डिक्लेरेटिव हो सकता है। एसर्टिव मतलब हम किसी चीज़ को एसर्ट करते हैं, मीन्स पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में किसी चीज़ को हम एसर्ट करते हैं। एसर्ट करना मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेट फॉरवर्डली कहना, राइट, विद फुल विद फुल आपका कॉन्फिडेंस, राइट, पूरे कॉन्फिडेंस से किसी चीज़ को कहना आपका एसर्ट करना या डिक्लेरेट करना, डिक्लेयर करना होता है, राइट। सो इसमें आपके बेसिकली जो आपके एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इसके अंदर आपके 2 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं। पहला आपका आता है अफर्मेटिव, दूसरा आपका इसमें आता है नेगेटिव। यानी कि कोई भी जो स्टेटमेंट है आपकी, या तो वो आपकी अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए, ही प्लेज हॉकी, ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये असर्टिव का पार्ट है, और ये कौन सा पार्ट है असर्टिव का, दैट इज अफर्मेटिव। ये आपका अफर्मेटिव है, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी बात है पॉजिटिवली कही जा रही है कि ही प्लेज क्रिकेट। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव फॉर्म करेंगे इसी स्टेटमेंट को, तो हम क्या बोलेंगे, ही डज नॉट प्ले
हॉकी, राइट। जब हमने बोला ही डज नॉट प्ले हॉकी, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया भाई, हमने यहाँ पर नॉट का यूज़ किया। तो जब निगेशन आता है, डिनाइल आता है, उस टाइम पे हमारा सेंटेंस जो है वो क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। लेकिन जब हम पॉजिटिवली किसी बात को कहते हैं तो हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव कहलाता है, राइट। अभी मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि सब्जेक्ट, राइट, आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब और प्लस में कॉम्प्लीमेंट वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, वो इसी का पार्ट होता है आपका, किसका, एसर्टिव का या डिक्लेरेटिव का। यानी कि जब आप किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिवली कहते हैं तो स्टेटमेंट को, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लेते हैं और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट रख देते हैं। लेकिन जब आप निगेट करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि आपका निगेशन जो वर्ड होता है नॉट, वो हमेशा आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, राइट। और इस प्रकार के सेंटेंस की, इस प्रकार के टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू और डज होती है, इसलिए हम डज नॉट बोलेंगे, राइट। डू नॉट इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम डू नॉट बोलेंगे। सो दैट इज अ वास्ट टॉपिक एंड वी विल कवर दिस टॉपिक व्हेन वी विल बी डूइंग टेंसेस, राइट। सो अभी हम टेंस नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको ये बता दिया। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों हमारा, वो हमारा होता है एसर्टिव के बाद दूसरा टाइप हमारा होता है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस द सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछता है। अब आपका सेंटेंस में जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, वो दो टाइप से पूछे जाते हैं, राइट। आपका टाइप नंबर 1 है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, या तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, और दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन जो है वो है आपका WH वर्ड क्वेश्चन, राइट। सो WH वर्ड आता है, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स आपके आते हैं, ठीक है। सो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं। अब दोनों टाइप में क्या अंतर है? सबसे पहली बात, आपका जो ये वाला जो टाइप होता है, इसमें आपका आंसर क्वेश्चन का या तो यस में आ सकता है या नो में आ सकता है, राइट। लेकिन इस वाला जो सेंटेंस है WH वर्ड वाला, इनका आंसर कभी भी यस और नो में नहीं आ सकता है। यहाँ पर आपको वो वर्ड लिखना पड़ेगा जिसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आर यू देयर, यहाँ पर बोला गया है आर यू देयर, क्या आप वहाँ हो, राइट। तो इसके अंदर आपसे सीधा हाँ ना में जवाब पूछा गया है। आप बोल सकते हैं यस या बोल सकते हैं नो, राइट। आप या तो कह सकते हैं यस या आप बोल सकते हैं नो। सो ये यस और नो वाला क्वेश्चन हुआ। जब भी यस और नो वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और या फिर आपने फ्रेम करना है, राइट, तो आपने करना क्या है, सिंपल आपका रूल जो अप्लाई होता है इंटेरोगेटिव फॉर्म करने के लिए, वो ये होता है कि जैसे कि आपका सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आपकी आती है, जैसे अगर हम इस सेंटेंस को पॉजिटिवली बोले तो बोलेंगे कि यू आर देयर। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे यू आर देयर, राइट। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव फॉर्म करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले बोल देते हैं। यानी यू आर का आप बोलेंगे आर यू, राइट। जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम अ गुड बॉय, तो आई एम का आप क्या करेंगे, एम आई। तो आप क्या बोलेंगे, एम आई अ गुड बॉय, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ। हम बोलते हैं दिस इज अ मार्कर, राइट, यह एक मार्कर है। अगर मैं पूछूं क्या ये एक मार्कर है तो मैं क्या बोलूँगा, दिस इज। आप इज को सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे, यानी कि आप बोलेंगे इज दिस। क्या बोलेंगे आप, इज दिस अ मार्कर, राइट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आपका क्वेश्चन यस नो में आंसर आ सकता है तो आप इज एम आर को या वाज वर्ड जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो उसे सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन इस तरीके का है कि यू जस्ट कैन नॉट गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इन नीदर यस नॉर नो, ना तो उसका आंसर आप यस में दे सकते हैं ना ही नो में दे सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं, हमने पूछ लिया भाई वेयर आर यू, क्या पूछ लिया भाई हमने, हमने पूछ लिया वेयर आर यू। तो क्या आप इसमें हाँ बोल दोगे क्या आप ना बोल दोगे? नहीं, क्योंकि आप इस सेंटेंस का उत्तर जब देंगे तो आप हाँ या ना नहीं बोल सकते। आपको वो जगह बतानी पड़ेगी जहाँ पर आप हो, राइट। सो वेयर आर यू आप बोलोगे आई एम इन रूम, या फिर आई एम इन दिल्ली, आई एम एट होम, राइट। तो आप ऐसा करके बोलोगे, यानी कि वर्ड आएंगे इसके आंसर में। आपका
येस और नो केवल नहीं आएगा, इसमें आपको क्या बताना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू टेल द नेम ऑफ द प्लेस वेयर यू आर, जहाँ पर आप हैं उस जगह का नाम आपको बताना पड़ेगा। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है उसमें आप WH वर्ड, यानी WH वर्ड आपके इस तरीके के होते हैं, जैसे कौन, हु, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन, कौन सा, विच, राइट। तो ऐसे वर्ड्स का यूज़ आप जो है अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। सो सिंपल, मैंने अभी बेसिकली आपको ये चीज़ बता दी है कि आपको इंटेरोगेटिव फॉर्म करना होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लेनी है। तो आपने क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट के बाद आया करती थी अब वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, राइट। उसके बाद में अगर आपकी मेन वर्ब है सेंटेंस में तो आप मेन वर्ब लगाएंगे और उसके बाद आपका लास्ट में कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है भाई। बस इसमें आपका एक चीज़ और है, इसमें आपका फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लिखता है। तो ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस। अगर आपका येस नो वाला इंटेरोगेटिव नहीं है तो आप पहले WH वर्ड का चुनाव करेंगे और उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद पूरा डिट्टो यही ऐसा का ऐसा फॉर्मेट हो जाएगा। यानी कि WH वर्ड वाले में आपका यहाँ WH वर्ड लग जाएगा। ठीक है भाई। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ। हमारा तीसरे टाइप का जो सेंटेंस है दोस्तों वो है आपका इम्पेरेटिव। कौन सा है, दैट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होता है इट यूजुअली एक्सप्रेसेस एडवाइस। ये आपका एडवाइस को एक्सप्रेस करता है, ऑर्डर को एक्सप्रेस करता है और आपका रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है। ठीक है भाई। ये सेंटेंस के अंदर एडवाइस, सलाह, ऑर्डर, आदेश या रिक्वेस्ट, विनती के भाव व्यक्त करता है। जैसे कि इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं यूजुअली ये या तो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, ये इंटेरोगेटिव नहीं होते हैं, राइट। सो आप जब इसका पॉजिटिव फ्रेम करते हैं तो आप V1 से यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट में आपका ऑब्जेक्ट या फ्रेज दोनों आ सकते हैं। अगर ये आपका आप ये तब है जब आप इसको पॉजिटिव फ्रेम कर रहे हैं। जब आप इसको नेगेटिव फ्रेम करते हैं तो आप क्या लगाते हैं, आप डोंट से इन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग करते हैं, डोंट प्लस V1 और उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है भाई। ये कैसा फॉर्मेट है, ये आपका नेगेटिव का फॉर्मेट हो गया भाई। ठीक है भाई। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि गो टू स्कूल। स्कूल जाओ, क्योंकि तुम लेट हो रहे हो। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, मैंने लिखा है गो टू स्कूल, यानी ये सेंटेंस आपका फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर सलाह दी जा रही है गो टू स्कूल। या आप ये कह सकते हैं कि किसी को, कोई टीचर है या कोई एल्डर है जो कि किसी स्टूडेंट को ऑर्डर कर रहा है कि भाई गो टू स्कूल, आप स्कूल जाएं, राइट। सो ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और इसकी बिगिनिंग आपकी आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म से हो रही है गो से, राइट। सो जब आप इस सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म करेंगे तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे डोंट गो टू स्कूल, राइट, डोंट गो टू स्कूल। सो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे सामने बहुत सारे आते हैं जब हम बोलते हैं, जैसे कि क्लोज द डोर, ड्रॉ द कर्टन्स, राइट, वेयर योर शर्ट, डू नॉट गो आउट ऑफ हाउस, इट इज़ क्वाइट हॉट, राइट। सो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हमारे इम्पेरेटिव होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि इम्पेरेटिव सेंटेंस एडवाइस, ऑर्डर और रिक्वेस्ट। जैसे रिक्वेस्ट में क्या आता है आपका, जैसे आता है प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पर आपने हेल्प से सेंटेंस की स्टार्टिंग की है। प्लीज़ जो है आपका ये केवल एक आपका एडवर्ब है, सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, राइट, पूरे सेंटेंस को। उसके बाद में आपका ऑर्डर में आ गया, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, जैसे कि सिट वेयर, सिट राइट देयर, वहाँ बैठ जाओ, मैंने ऑर्डर कर दिया। एडवाइस में मैं आपको कुछ कह देता हूँ कि यू शुड कि ओपन योर बुक एंड रीड योर चैप्टर, अपनी किताब खोलो और उसको पढ़ो, राइट, एडवाइस कर दी। इट इज़ द टाइम टू स्टडी, सो ओपन योर बुक एंड रीड इट। इसी तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर हो गया वो आपका ये हो गया। ठीक है भाई। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज एंड इन अ फुल स्टॉप। सो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं।
ठीक है। इंटेरोगेटिव जो होते हैं वो आपके क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होते हैं। अब आप एक बात समझे कि आपका एसर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों फुल स्टॉप के साथ एंड होता है, लेकिन आपके एसर्टिव में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है, जबकि आपके इंपेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं आता है, राइट। अच्छा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सब्जेक्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, इट इज़ यू, वो हमेशा यू होता है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है इट इज़ डायरेक्टेड टू सेकंड पर्सन, वो सेकंड पर्सन को डायरेक्ट होता है, और इट्स सब्जेक्ट इज ऑलवेज अंडरस्टूड टू बी यू, इसका सब्जेक्ट हमेशा यू समझा जाता है, ठीक है, बट उसको हम लिखते नहीं है और उसको हम बोलते भी नहीं है। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ बढ़ जाते हैं, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया। अब एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, राइट, और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस को हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, अपने इमोशंस को, भावों को व्यक्त करते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक्सक्लेम करते हैं। तो इन सेंटेंसेस के अंदर स्पीकर जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, राइट, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, Alas, he has died, राइट। इस सेंटेंस को आप पढ़ें, Alas, he has died। यहाँ पर जो alas शब्द है, ये जो है आपका सोरो यानी कि गम को दिखा रहा है, ठीक है। ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, जैसे कि आपका alas हो गया, आपका ओ हो गया, आपका आहा हो गया, आपका हुर्रा हो गया, राइट, हुर्रे हो गया आपका। इसी तरीके से आपका ब्रैवो हो गया, राइट, आपका फाई वर्ड हो गया, राइट। इसी तरीके से आपके काफ़ी सारे वर्ड इसमें जो है आते हैं, ठीक है। जैसे कि ओ, आपका ओ जो है आपका, वो भी आपका सोरो को शो करता है। आहा आपका जॉय को शो कर रहा है, हुर्रा भी आपका जॉय को शो करता है, ब्रावो आपका एप्लोज को शो करता है, शाबाशी, राइट। फाई जो है आपका वो कंटेम्प्ट यानी कि डिस्गस्ट, घृणा को शो करता है, राइट। जैसे हम बोल सकते हैं फाई, यू आर अ वेरी डिस्गस्टिंग पर्सन, राइट, आप ठीक, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग पर्सन आप हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लगे होते हैं, वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन शो करते हैं। जैसे कि अलास ही इज डाइड, जब उसने ये बोला कि अलास ही इज डाइड, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। कैसी भावनाएं हैं? शोक से भरी हुई, दुख से भरी हुई, यानी कि सोरोफुल फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है। सो ऐसे सेंटेंसेस दो टाइप में आते हैं दोस्तों। पहला हो गया कि आपका एक्सक्लेमेशन वर्ड लगा होगा, उसके बाद एक पूरा सेंटेंस लिखा होगा। आप बाद में आने वाला जो सेंटेंस होता है वो आपका एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, लेकिन इसको हम एसर्टिव या डिक्लेरेटिव नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड के साथ जुड़ करके एक्सक्लेमेशन, सेंटेंस ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहा है। अच्छा, इसमें दूसरे टाइप का जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है वो कैसा आता है? वो इस तरीके का आता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल, ठीक है भाई, ये इस तरीके का आ गया। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ और आपको नहीं बताई, ये जो सिंबल है, जो साइन है, पंचुएशन मार्क है, विस्मय बोधक चिन्ह इसको हम कहते हैं, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में जरूर आता है। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड यूज हुआ, सॉरी, आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड अगर कोई यूज हुआ है तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद आएगा। अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज नहीं हुआ है तो आपका सेंटेंस के एंड में जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वट जो है ये आपका एक्सक्लेमेशन के लिए यूज किया गया है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल, कितनी सुंदर डॉल है। इसी तरीके से होता है, हाउ लॉन्ग अ स्नेक दिस इज, हाउ लॉन्ग अ स्नेक दिस इज, हाउ लॉन्ग ए स्नेक दिस इज, ठीक है भाई। जैसे हमने लिख दिया हाउ लॉन्ग अ स्नेक दिस इज, अब इस सेंटेंस के अंदर आप लास्ट में क्या लगा देंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कितना लंबा सांप, राइट। सो यहाँ एक्सक्लेम कर रहा है बंदा, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। जब वो भावनाओं को व्यक्त करेगा तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज हो जाएंगे, राइट। जब वो यहाँ बोल रहा है लास ही इज डाइड, तो उसके चेहरे पर दुख के भाव होंगे। जब वो बोलेगा आहा आई हैव गॉट माई प्राइज,
ठीक है, तो खुशी के भाव होंगे। और जब वो बोलेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल, तब भी खुशी के भाव हैं। और वो कह रहा है हाउ लॉन्ग अ स्नेक, दिस इज सरप्राइज के भाव आ रहे हैं, यानी हैरानी से कह रहा है बंदा कि कितना लंबा स्नेक है, राइट। सो दोस्तों, मैंने आपको आज 4 टाइप के सेंटेंसेस के बारे में बेसिकली बताया है। अभी एक सेंटेंस और मेरे जहन में आ रहा है, आई वुड लाइक टू शेयर दिस सेंटेंस विद यू ऑल्सो। एक लास्ट टाइप का सेंटेंस और हमारे पास आ जाता है। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो सेंटेंस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इनकी नॉलेज हमें कहाँ पे पड़ती है, जब हम नरेशन करते हैं। नरेशन आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को हम कहते हैं। तो जब नरेशन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन सेंटेंसेस की नॉलेज हमें होनी चाहिए। इफ़ वी कैन आइडेंटिफाई whether the sentence is assertive, declarative, interrogative, exclamatory और imperative, अगर हम ये डिफाइन कर पाएँ कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तभी हम नरेशन को भी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम नरेशन वाले पार्ट को नहीं कर पाएंगे, राइट। और स्पोकन इंग्लिश में अगर हमें देखा जाए तो इन सेंटेंसेस की नॉलेज अगर होगी तभी हम एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में जा सकते हैं, यानी कि जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं, राइट। तो अभी मैं आपको ये बता रहा था कि एक लास्ट टाइप का सेंटेंस मुझे याद आ रहा है। उसका लास्ट टाइप का सेंटेंस जो है 5वां, उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है, बेसिकली इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरह ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके अंदर आपकी विश एक्सप्रेस होती है, इच्छा व्यक्त की जाती है आपकी, ठीक है। या फिर आपकी प्रे किसी के लिए जब हम करते हैं तो वो प्रे आपका इसमें एक्सप्रेस किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में यूजुअली हम जो आपका मॉडल होता है उसका यूज़ हम करते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में हम अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, आपने सुना होगा, एक बहुत कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है मे यू लिव लॉन्ग, राइट। मे यू लिव लॉन्ग, इस सेंटेंस में यहाँ ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो भगवान करे कि तुम काफ़ी लंबे समय तक जियो, ठीक है। इस सेंटेंस का ये अर्थ हुआ, यहाँ इच्छा की गई है, प्रार्थना की गई है भगवान से। दूसरा हो गया आपका मे गॉड ब्लेस यू विद वेल्थ, भगवान करे भगवान आपको क्या दे, बहुत सी वेल्थ दे, धन दे। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर इच्छा और प्रार्थना व्यक्त की जाती है। ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इनके लास्ट में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, राइट। सो दोस्तों, बेसिकली एक लास्ट पार्ट जो हमारे पास सेंटेंस से रिलेटेड बचता है, अब वो आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, राइट। सो सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का सिंपल मतलब ये है कि चेंजिंग अ सेंटेंस फ्रॉम वन टाइप टू अदर टाइप, यानी एक सेंटेंस को एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना। जैसे कि मान के चलो, मैंने कहा भाई किसी असर्टिव सेंटेंस को, राइट, आप चेंज कर दो इंटेरोगेटिव में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ही इज हैप्पी, बहुत छोटा सा मैंने एग्जांपल ले लिया, ही इज हैप्पी। मैं कहता हूँ भाई ये एक असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव बात कही गई है, इसको आप इंटेरोगेटिव में चेंज कर दो। तो आप इसकी क्या इंटेरोगेटिव में चेंज करोगे तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे इज ही हैप्पी, और हमारा रूल कहता है कि आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाओ। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का एक एग्जांपल हो गया, राइट। आपको बोल दिया जाएगा भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस से आप असर्टिव पे आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा जब हम स्पीकिंग करते हैं तब भी हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि मुझे किसी से बोलना है भाई दिस इज़ अ बॉटल, राइट। मैंने बोला भाई दिस इज़ अ वाटर बॉटल, मैं पूछूं कि इज़ दिस अ वाटर बॉटल, क्या ये एक पानी की बोतल है, या इज़ दिस पेन योर्स, क्या ये पेन तुम्हारा है, राइट। मैं किससे पूछ सकता हूँ कि आर यू गोइंग
टू मार्केट, क्या आप मार्केट जा रहे हो, राइट। सो देर आर सो मेनी सेंटेंसेज विच वी यूज़ व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, राइट। सो जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो उसके लिए भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। अब जैसे कि आपका हो गया ही इज़ हैप्पी, क्या इस सेंटेंस को अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आप इस सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस को क्या आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं? बताइए भाई, क्या आप इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं ही इज हैप्पी को? यस आपने भाव व्यक्त करने होंगे, कुछ एक्सप्रेशन अपने चेहरे पे लाने होंगे, तो आप कैसे बोल सकते हैं? यस आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं हाउ हैप्पी ही इज। ठीक है भाई, हाउ हैप्पी ही इज। आपने जब बोला हाउ हैप्पी ही इज तो ये आपका एक्सक्लेमेशन हो गया, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि वो कितना खुश है, राइट। तो ये सेंटेंस आपका अभी एसर्टिव था, यहाँ से आपका एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो गया, राइट। क्या आप इसको इम्पेरेटिव में चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो एक दूसरे सेंटेंस में चेंज नहीं हो सकते, बट मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर टाइप ऑफ सेंटेंसेस, दूसरे सेंटेंसेस में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अभी मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूँ, वो आपसे मैं पूछूंगा और उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, विल यू हेल्प मी। ये सेंटेंस है। अब ये मैं आपसे पहले तो यही पूछ लेता हूँ कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है कि इंटेरोगेटिव है? दैट्स राइट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका भाई। ठीक है, वेरी गुड, आप समझ गए हो इस टॉपिक को। तो ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। अब मैंने आपको बोला कि इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, ठीक है भाई, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप चेंज कर दो एडवाइस में और रिक्वेस्ट में चेंज कर दो भाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको रिक्वेस्ट में चेंज करो, विल यू हेल्प मी। अभी यहाँ पर आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप एक रिक्वेस्ट में चेंज कर दो और आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए? इम्पेरेटिव होना चाहिए। ठीक है भाई, अभी आपका जो ये सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको रिक्वेस्ट इम्पेरेटिव में बना दो। तो जब आप रिक्वेस्ट करोगे इम्पेरेटिव में तो आप क्या बोलोगे इस सेंटेंस के लिए? विल यू हेल्प मी, आप बोलोगे प्लीज हेल्प मी। ठीक है भाई, अब आपका ये सेंटेंस हो गया किसमें? इम्पेरेटिव में चला गया। यही सेंटेंस सेम सेंस आ रही है और ये इम्पेरेटिव में चला गया। सो दोस्तों इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज का हमने टॉपिक सेंटेंस पढ़ा। सेंटेंस के बारे में मैंने आपको सेंटेंस के टाइप्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, फ्रेगमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस और कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया, राइट। सो आई होप कि टुडेज टॉपिक विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। और अगर तुम्हें आपको कोई भी इसमें इशू आ रहा है, कोई चीज़ आपको है, या इफ़ यू जस्ट वांट टू गिव मी सम सजेशन, राइट, यू आर the suggestions from your end are always welcome, right? So I would feel glad if you just give me your valuable suggestions on this topic. So दोस्तों बहुत जल्द मैं आपके साथ में एक दूसरी वीडियो लेकर के आऊँगा. Till then be happy, keep smiling. Thank you very much for watching this video.